हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ रूल्स। कौन कौन से रूल्स हैं? दो रूल्स हैं इसके, जंक्शन रूल और लूप रूल। इसके बाद में इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के ये टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जंक्शन रूल। जंक्शन रूल देखिए क्या होता है। जंक्शन रूल ये कह रहे हैं सम ऑफ ऑल करंट्स रीचिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग द जंक्शन। जंक्शन पर आने वाली सभी करंट्स का सम जंक्शन से अवे जाने वाली सभी करंट्स के सम के इक्वल होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, जंक्शन है, बहुत सारे वायर्स यहाँ पर मिल रहे हैं एक जगह। तो करंट कौन कौन सी रही है? देखो, I1 करंट जंक्शन पर पहुँच रही है, I5 पहुँच रही है, I4 पहुँच रही है। तो I1, I5 और I4 का जो सम है वो जंक्शन से जाने वाली करंट कौन कौन सी है? देखो, I2 और I3। तो I2 और I3 के सम के इक्वल होगा। आप खुद देख लीजिए, जंक्शन पर कोई चार्ज थोड़ी ना इकट्ठा हो रहा है। तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज पहुंच रहा होगा जंक्शन पर, उतना ही चार्ज यहाँ से अवे जा रहा होगा, है ना। और इसको हम दूसरे टाइप से ऐसे भी कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। जंक्शन पर सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होता है, प्रोवाइडेड जबकि करंट्स रीचिंग टू द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव। जंक्शन पर आने वाले जो करंट्स हैं उनको हम पॉजिटिव लें, एंड करंट्स लीविंग टू द जंक्शन आर टेकन टू बी नेगेटिव। और जंक्शन से जाने वाली करंट्स को आप नेगेटिव ले लें, तो इनका जो सम है वो कितना होगा? ज़ीरो होगा। देखिए कैसे, इसी वाले से आ जाएगा ये। देखो, इन्हीं वाली करंट्स को I2 I3 को लेफ्ट साइड ले आइए, तो ये बन गया I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 और प्लस I5 इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो ऑटोमेटिकली जंक्शन पर आने वाली करंट ये पॉजिटिव, अवे जाने वाली I2 देखो अवे जा रही है, ये नेगेटिव ले ली। I3 अवे जा रही है, नेगेटिव ले ली। I4 ये जा रही जंक्शन पर पहुंच रही है तो पॉजिटिव ले ली। ये भी जंक्शन पर पहुंच रही है, इसको पॉजिटिव ले लिया और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका सेकेंड रूल। सेकेंड रूल लूप रूल का ये है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल EMFs इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स इन ए क्लोज लूप। किसी क्लोज लूप में जितने भी EMF हैं उन सब का प्लस कर लीजिए। प्लस भी कैसा? एल्जेब्रिक सम कर लीजिए। वो सभी पोटेंशियल ड्रॉप्स के बराबर होना चाहिए। जैसे आपके सामने एक ये छोटा सा सर्किट बना देते हैं। देखो, ये सपोज ये रेजिस्टेंस R1 ले लिया, ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज R2, और ये एक और सेल हमने यूज़ किया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये R3, और एक सेल ये ले लेते हैं, ये एक सेल है, ठीक है। और इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मान रहा मैं। इसका EMF ε1, ये ε2, ये ε3। और सपोज जंक्शन इस पहले लूप में एक करंट फ्लो हो रही है, ये I। तब इस टाइम पर सेकेंड रूल मतलब लूप रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखिए। तो इसके अप्लाई करने के लिए कोई एक डायरेक्शन चूज़ कर लीजिए, करंट के अलोंग चल रहे हैं या अपोजिट, इस टाइप से। तो इसको अप्लाई करने के लिए सम ऑफ ऑल EMF, देखो मैं ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे चल रहे हैं ABCDA, है ना, ऐसे चल रहे हैं ABCDA एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए। तो देखो जितने भी EMF हैं उन सब का सम एक साइड कर लो, और इनका सम भी ऐसे करना है कि अगर आप एक सेल को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे सेल है इसको क्रॉस कर रहे हैं इधर, तो इसका EMF लिया जाएगा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पर जा रहे हैं आप, तो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहा पोटेंशियल। और अगर आप इसमें अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, इधर चलते हुए क्रॉस कर रहे हैं, तो लिया जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि आप नेगेटिव टर्मिनल मतलब एक छोटे पोटेंशियल से पॉजिटिव टर्मिनल मतलब बड़े पोटेंशियल की तरफ आप मूव कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये यहाँ पर अगर आप ऐसे चल रहे हैं, ε1 से चलते हैं, तो वो ε1 को ऐसे क्रॉस करेंगे हम तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव। लेकिन इसको देखो, इस वाले E3 को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, प्लस से माइनस पर आ रहे हैं, तो ये आएगा माइनस में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ε1 प्लस ε2 माइनस ε3 इज इक्वल टू। अब देखिए पोटेंशियल ड्रॉप किधर होता है? करंट के अलोंग चलने पर ड्रॉप होता है, करंट के अगेंस्ट चलने पर पोटेंशियल गेन होता है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल हाई है और यहाँ पोटेंशियल है लो।
तो अब अगर करंट के अलॉन्ग ऐसे चल रहे हैं, इसका मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो जितने भी ड्रॉप्स हैं सब आप यहाँ पॉजिटिव लेंगे और जो गेन है उनको फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर ड्रॉप ले रहे हैं ना हम, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स चाहिए हमें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर डी से ए की तरफ चले तो आई आर वन हमने लिख लिया, आई आर वन, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस है, देखो करंट भी इधर ही जारी होगी इसमें ये, और हम भी इधर ही चल रहे हैं, तो प्लस आई आर थ्री ड्रॉप हुआ क्योंकि, और इसमें इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रही है, तो ये प्लस आई आर टू। ठीक है, ऐसे लिख लिया जाएगा। इसको लिखने का एक दूसरा मेथड भी है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। आप अलग अलग मत लिखिए इनको, आप पोटेंशियल चेंजेस को काउंट करते चले जाइए। मतलब पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ले लो, और डिक्रीज़ हो रहा है तो नेगेटिव ले लो, आप ऐसे करते चले जाइए, बिल्कुल सही लिख जाएगी इक्वेशन। देखिए कैसे लिख सकते हैं, देखो इसी में ए से ऐसे ही चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, ए बी सी डी और फिर ए पर, इस वाली लूप में हम अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ से चले हम ए से बी की तरफ, तो यहाँ प्लस से माइनस पर पहुँचे, डिक्रीज़ हुआ है ये पोटेंशियल, तो माइनस एप्सिलॉन थ्री। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ लिखने का, ये इजी मेथड है, माइनस एप्सिलॉन थ्री। इधर देखो करंट के लॉन्ग चल रहे हैं, तो करंट के लॉन्ग तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, डिक्रीज़ होता है ना पोटेंशियल, तो इसको आप माइनस ले लीजिए, माइनस आई आर थ्री, पोटेंशियल डिक्रीज़ हुआ क्योंकि, अगर हम इधर चल रहे होते पोटेंशियल इंक्रीज़ होता तो इसको प्लस लेते। अब देखिए बैटरी की माइनस से प्लस पर जा रहे हैं, तो फिर से पोटेंशियल यहाँ इंक्रीज़ हुआ, तो प्लस एप्सिलॉन वन। यहाँ अब देखिए इस वाले में, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, गेन हो रहा है, करंट इधर जा रही है, हाँ ड्रॉप हो रहा है यहाँ, तो करंट के लॉन्ग चलने में पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है ना, तो माइनस आई आर टू, माइनस के आई आर टू। अब यहाँ बैटरी के माइनस से प्लस पर जा रहे हैं आप, तो प्लस एप्सिलॉन टू, क्योंकि पोटेंशियल गेन हुआ, इधर चलिए इसको क्रॉस कर रहे हैं अब यहाँ, तो यहाँ भी माइनस आई आर वन और इक्वल टू ज़ीरो होता है। यही तो लॉ है कि इक्वल टू ज़ीरो होता है। बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेटिव नेचर पर डिपेंड है ये वाला जो रूल है, और ये वाला फर्स्ट वाला जो था जंक्शन रूल, ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। मतलब हम ये बता रहे थे कि यहाँ पर चार्ज जितना पहुँच रहा है उतना ही यहाँ से आगे जा रहा है, चार्ज जंक्शन पर जितना पहुँचा रहे हैं उतना ही आगे चार्ज फ्लो होकर जा रहा है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है, और ये वाला कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड है। मतलब क्लोज लूप में किया गया वर्क डन जीरो, और ये वर्क डन ही तो होता है एक टाइप से, यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज को फ्लो कराने में, मूव कराने में किया गया वर्क है ना। चलिए इसका अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ये वाला, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और इसमें बोल रहे हैं कि हर एक ब्रांच में ये कैलकुलेट करिए करंट कितनी है, हर एक ब्रांच में करंट बताइए इसमें, जैसे ब्रांच ए बी में कितनी, ए डी में कितनी, ए सी या बी ई या ई सी, इनमें करंट कितनी कितनी। तो यहाँ दोनों लॉ हम अपने अप्लाई करके देखेंगे। हमने मान लिया बच्चों कि यहाँ इस वाली ब्रांच में ए डी में करंट है आई वन, करंट आई वन ऐसा मान लिया हमने। अब देखिए करंट जब ए पर पहुँचेगी ये, तो यहाँ से ये दो पार्ट्स हो गए, दो ब्रांचेज हो गई इसकी। तो या तो ऐसा कर लीजिए कि इधर आप आई टू मानकर इसको कर दीजिए आई टू माइनस आई थ्री, जैसे मैंने मान ली यहाँ भाई इसका इधर इसमें से पार्ट चला गया आई टू, तो रिमेनिंग पार्ट इधर चला जाएगा, रिमेनिंग कितना हुआ आई वन माइनस आई टू। ये हमने जंक्शन रूल अप्लाई किया यहाँ, है ना, जंक्शन रूल अप्लाई हुआ है, क्योंकि जितना आ रहा है, जितनी करंट आ रही थी उसका आई टू पार्ट इधर चला गया, तो रिमेनिंग इधर जाएगा, यही रिमेनिंग कर दिया आपने। और अगर आप ऐसे करते इधर आई टू और इधर आई थ्री मान लेते, तो फिर नंबर ऑफ करंट्स बढ़ जाती, नंबर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस ज़्यादा बनेंगी, और जितनी ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस उनको सॉल्व करना हमारे लिए उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए कम से कम वेरिएबल मानने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा मान भी लिया है यहाँ पर आपने, तो फिर आप एक इक्वेशन ये लिखते कि आई वन इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री। ठीक है, तो ईजी वे में सीखेंगे। चलिए अब देखो आई टू इधर जा रही है, अब ये वाली पूरी ब्रांच है, मैंने इसमें मान लिया कि इसमें करंट है आई थ्री, है ना, पूरी ब्रांच में यहाँ से यहाँ तक करंट आई थ्री है। तो अब देखो इधर से तो आई टू पहुँच रही है बी पर, और इधर से आई थ्री पहुँच रही है, तो दोनों मिलकर फ्लो होंगी इधर इस वाले रेजिस्टेंस में, तो करंट हो जाएगी टोटल आई टू प्लस आई थ्री, टोटल करंट ये होगी।
अब देखिए I2 + I3 यहाँ पहुँच रही डी पर, और इसमें से I1 इधर निकल कर जा रही है, तो यहाँ कितनी करंट आएगी, यहाँ आएगी I2 + I3 - I1, है ना। ये हर एक जंक्शन पर जंक्शन रूल अप्लाई करने के बाद में तब हमें ये चीज़ें मिली हैं। अब देखो इस वाली जंक्शन पर हम इसको रीचेक भी कर सकते हैं कि ये वाली करंट यहाँ पहुँच रही है, ये वाली करंट यहाँ पहुँच रही है, तो यहाँ पर इस वाली ब्रांच में पहले ही I3 ले चुके हैं, तो दोनों का सम, इन दोनों का सम I3 होना चाहिए। देखो जरा सम करेंगे तो I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, प्लस करने पर I3 बचेगा, I3 इधर फ्लो होकर जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए लूप रूल अप्लाई करने के लिए। A B D A इस वाली क्लोज लूप से स्टार्ट कर रहे हैं। हम ऐसे लिखेंगे कभी भी क्लोज लूप रूल अप्लाई करेंगे तो, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल इन क्लोज लूप। क्या नाम है क्लोज लूप का, ABD, तो हम इसको लिखेंगे ABD, और क्लोज जब होगी जब सेम पॉइंट पर हम पहुँचें, ABDA। अब देखिए यहाँ से A से B पर पहुँच रहे हैं, B से फिर D पर, और D से फिर A पर, मतलब क्लॉकवाइज चलते हुए मैं यहाँ पर लूप रूल अप्लाई करना चाह रहा हूँ। क्लॉकवाइज कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे A से B पर गए, हम इधर चल रहे हैं, तो पोटेंशियल गेन हुआ या ड्रॉप हुआ, देखो करंट के लॉन्ग चल रहे हैं हम, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है करंट के लॉन्ग, तो यह -4I2, मैंने लिख लिया इसको -4I2। बच्चों बहुत ध्यान से करने होते हैं, हमें इस टाइप के क्वेश्चन इक्वेशन बनानी है तो बहुत ध्यान से बनानी है, अदरवाइज इसमें मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखिए B से फिर आप यहाँ आएंगे D पर, यहाँ तो फिर करंट के लॉन्ग चल रहे हैं हम, तो हम लिखेंगे -2I2 + I3, है ना। और फिर D से A पर पहुंचना, तो देखो दो चीज़ें हैं यहाँ, रेजिस्टेंस भी है, सेल भी है, तो पहले जरा इस वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करिए, आप इधर को चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, -1 × I1 आ गया, और इस वाली बैटरी को क्रॉस करेंगे तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव पर जा रहे हैं, तो +10 = 0। ठीक है, अब देखिए I1 कितने हैं यहाँ पर, I1 कितने, I1 को सॉल्व करिए, -I1 केवल एक ही है, -I1। I2 कितने, -4I2 ये रहे, -2I2 ये रहे, तो ये हो गए -6I2। अब देखिए I3 कितने हैं, -2, सिर्फ मल्टीप्लाई करो, -2I3, -2I3 = अब I1 I2 I3 तीनों ले गए, 10 को इधर ले जाएंगे तो ये -10, 10 माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या माइनस कॉमन ले लीजिए सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा, तो बन जाएगा I1 + 6I2 + 2I3 = 10, इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब ऐसे ही ये वाली लूप चूज़ कर लेते हैं, तो इसके लिए भी ऐसे लिख लेते हैं यहीं, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल इन क्लोज लूप। क्या नाम है देखो, ADCA। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों ज़रा। अब देखो A से D पर जा रहा हूँ मैं, A से D पर ऐसे चल रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो ये वाली तो -10 हो गया, EMF तो -10, क्योंकि प्लस से माइनस पर जा रहे हैं, यहाँ करंट के अगेंस्ट चल रहे हैं, देखो तो प्लस आएगा, पोटेंशियल गेन हुआ है 1 × I1, तो ये आ गया I1, है ना। अब यहाँ फिर जब D से C की तरफ चल रहे हैं तो करंट के लॉन्ग जा रहे हैं, तो यहाँ तो माइनस में आएगा, -2I2 + I3 - I1, ये आ गया। फिर C से आप A की तरफ जा रहे हैं, तो फिर अगेंस्ट जा रहे हैं करंट के, देखो करंट तो इधर जा रही है, करंट के अगेंस्ट चल रहे हैं आप, ऐसे करंट के अगेंस्ट चलने की वजह से यहाँ भी प्लस में आएगा, +4I1 - I2 = 0। अब यहाँ देखो I1 कितने हैं, I2 कितने हैं, उन सबको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। I1 -2I1 यहाँ है, और +4I1 यहाँ है, और एक I1 ये है, तो बच्चों I1 एक तो ये हो गया I1, और -2 ये हो गए, और +4I1 ये रहे, तो +4
और 1 5 और 5 में से यहाँ पर +2 ये और हो रहे हैं, प्लस हैं ये वाले, 7 I1 हो गया है। तो मैंने लिख लिया इसको 7 I1। भाई एक I1 ये रहा और 2 ये रहे और 4 ये रहे, ठीक है। I2 देखें, I2 कितने हैं, -2 I2 और माइनस के 4 I2 ये हैं, है ना। -2 I2 यहाँ से आएगा और -4 I2 ये आएगा, तो -6 I2, माइनस के 6 I2। और I3 देखना जरा, I3 कितने हैं, I3 हो गए -2 I3 ये हैं, बस यही है, -2 I3, केवल यही है -2 I3 ये वाले, और नहीं है। I1 I2 I3 सब देख लिया हमने। ये -10 है, तो इक्वल टू इधर ले जाकर ये हो जाएगा +10। ये आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस यहाँ बनानी होंगी हमें। 3 ही क्यों बनानी है, 3 इसलिए बनानी है क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, I1 I2 I3। लीनियर इक्वेशंस में जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशंस हमें बनानी होती हैं। तो यहाँ पर एक और कोई लूप चूज़ करते हैं, ये वाली लूप चूज़ कर लेते हैं, ये वाली BECDB। तो इसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, डायग्राम भी दिखाना ज़रूरी है इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं। अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल इन क्लोज्ड लूप। कौन सी क्लोज लूप है, BECDB, BECDB, इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज चलते हुए देख रहे हैं। तो देखो बच्चों, जब B से E पर आओगे या इसको क्रॉस करोगे आप सेल को, तो ये -5 आएगा, है ना, ये वाला -5 मैंने लिख लिया, -5, ठीक है। अब देखिए आप इधर चलेंगे, इधर तो करंट के अगेंस्ट चल रहे हैं आप, करंट के अगेंस्ट चल रहे हैं इधर को, तो प्लस में आएगा, पोटेंशियल गेन होता है क्योंकि, तो ये आएगा +2 I2 +I3 -I1, ठीक। अब यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ भी करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो यहाँ भी प्लस में आएगा, पोटेंशियल गेन होता है क्योंकि 2I2 +I3 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए I1 I2 I3 कितने कितने हैं। I1 देखें तो -2 I1, तो देखो बच्चों ये बनेगा यहाँ से, बस यही है -2 I1, तो एक इक्वेशन यहाँ आ जाएगी -2 I1, ठीक है, -2 I1। I2 देखें, -2 I1 यहाँ, I2 2I2 तो ये रहे और 2I2 ये रहे, ये बन गया +4I2। और I3 कितने, 2I3 ये रहे और 2I3 ये रहे, तो +4I3। एक बार चेक कर लेते हैं, I1 -2 I1 है, I2 कितने, 2I2 और 2I2 4I2, I3 2I3 और 2I3 4I3। और अब ये वाला -5 है, इसको राइट साइड ले जाइए, +5 हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों ये इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलग अलग बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। एक सबसे ज़्यादा इजी मेथड मैं आपको बताता हूँ बच्चों। आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक इक्वेशन से, जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ से मैंने I1 फाइंड किया, है ना, I1 बड़े आसानी से आ जाएगा 10 -2I3 और -6I2, ये ऐसा बता रहे हैं सभी पर एप्लीकेबल होगा। अब I1 की वैल्यू आ गई, तो I1 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, मतलब यहाँ से भी I1 को आप एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ से भी I1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो I2 I3 की टर्म्स में ये क्वेश्चन बची, I2 I3 टर्म्स में ये क्वेश्चन बची। उसको एडिशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप I2 I3 फाइंड कर सकते हैं। I2 I3 की वैल्यू फिर यहाँ से इसमें पुट करके I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इजी मेथड होता है सॉल्व करने का जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वरना यहाँ तो देखो इजी है, ये इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान है। कैसे, अगर मैं ऐसा करूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर देखिए क्या बनेगा, 2I3 से 2I3 कैंसिल, 6I2 6I2 कैंसिल, यह रहा है 8I1 = 20, मतलब I1 = 5/2, 2.5 I1 आ गया, यहाँ से आसानी से I1 आ गया। अब ये I1 की वैल्यू जो आई है इन दोनों सॉल्व करके,
अब इनमें ऐसा करिए, I1 की वैल्यू एक बार इसमें पुट कर दीजिए, एक बार इसमें पुट कर दीजिए, I2 I3 में ये बचेगा, I2 I3 में ये बचेगा। यहाँ से I2 I3 के लिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को इन वाली इक्वेशंस को ऐड करने पर देखो बच्चों, तो ये बन जाएगा 6I2 2I3, ये कैंसिल, 8I1 इक्वल टू 10 + 10 20, तो ये 20 आया। तो यहाँ से क्या आएगा, I1 इक्वल टू बन जाएगा, I1 इज इक्वल टू 5/2 या 2.5 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई। अब दो पैरामीटर्स हमारे पास बचे हैं, I2 और I3। तो देखिए इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 2 और 3 में पुट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 में पुट करने पर, तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर आप पुट कर रहे हैं 2.5 I1 के प्लेस पर, तो ये बन जाएगा 7 × 5/2 या 2.5 ही रहने दिया इसको, है ना, ये बना -6I2 ये, और -2I3 इज इक्वल टू 10। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 17.5, है ना, -6I2 और -2I3 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से -6I2 और -2I3 इज इक्वल टू 10 - 17.5, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -7.5 मतलब 15/2। इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 6I2 + 2I3 और इक्वल टू 7.5। इक्वेशन नंबर इसको मान रहा हूँ मैं 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे फिर हम। अब ऐसे ही यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 में भी यही वैल्यू पुट करनी है हमें, I1 की ये वाली। यहाँ -2I1 है तो -5 हो गया है 2.5 रखने पर, +4I2 + 4I3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये वाला 5 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चों 4I2 + 4I3 इज इक्वल टू 10। अब देखो मुझे इसको इसके साथ सॉल्व करना है, तो यहाँ 4I3 है, यहाँ 2I3 है, तो क्यों ना मैं 2 से डिवाइड करके लिख लूँ इसको, ईजी हो जाएगा। 2I2 + 2I3 और इक्वल टू 5, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, देखो जैसे 5 में से अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर I3 2I3 वाली टर्म ये कैंसिल हो जाएगी। देखो मैं यहीं लिख देता हूँ, जैसे 6I2 और +2I3 इज इक्वल टू 7.5। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल, ये बन गया 2 - 6I2 मतलब -4I2 इक्वल टू 5 में से 7.5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2.5, -2.5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, I2 आ गया बच्चों 2.5/4, 2.5/4 प्लस में, मतलब 5/2 इसको अगर लिख दूँ तो ये आ गया 5/8 एम्पियर, 5/8 एम्पियर I2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास में I1 भी है, यहाँ से I2 भी है, I3 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो इसी में पुट कर दीजिए I2, ये इक्वेशन नंबर 5 ईजी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 में पुट करने पर, पुटिंग I2 इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करने पर ये वाली 5 है ना, तो ये बना 2 × 5/8, 2 × 5/8 + 2I3 और इज इक्वल टू 5, है ना, ये हुआ 10/8,
तो बन जाएगा बच्चों 2i3 इज इक्वल टू 5 माइनस 10/8। एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 40 माइनस 10 30/8, मतलब इसको कर सकते हैं 15/4, है ना। तो i3 इज इक्वल टू 2 से और डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 15/8 एम्पियर। अब देखिए i1 i2 i3 तीनों हमारे पास हैं और हमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। अब देखो जरा सर्किट पर आ जाइए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ i1 i2 i3 की वैल्यू, जिससे बार बार उठाना हमारे लिए आसान हो। i1 था हमारा 2.5 एम्पियर, i2 कितना था, देखो i2 था 5/8 और ये था 15/8, 5/8 और 15/8, 5/8 एम्पियर, और i3 था 15/8 एम्पियर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 एम्पियर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा अपने सर्किट में। देखिए बच्चों, इस वाली ब्रांच में, ब्रांच ए बी में करंट कितनी है, i2 है केवल। तो ब्रांच ए बी में करंट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आई ए बी, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, आई ए बी इज इक्वल टू है i2। आई ए बी i2 के इक्वल है इस वाली ब्रांच में, और i2 कितनी है 5/8 एम्पियर, इक्वल टू 5/8 एम्पियर। ठीक है, आई ए बी आ गया। अब ऐसे ही आई ए डी में देखिए करंट i1 है, तो इसको लिख सकते हैं आई ए डी इज इक्वल टू i1 इज इक्वल टू 5/2 एम्पियर। ये आ गया आई ए डी इक्वल टू i1। देखो ये इसमें i1 करंट है बस। आई ए सी देख लीजिए, तो आई ए सी इज इक्वल टू ये i1 माइनस i2। i1 कितना 5/2 माइनस i2 कितना है, i2 है 5/8, 5/8। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसमें अगर मैं 4 से इंटू कर लूँ ऊपर नीचे तो ऊपर बन जाएगा 4, ये तो 8 हो गया, एलसीएम सेम, 20 माइनस 5 मतलब 15/8 एम्पियर, 15/8 एम्पियर। इन तीनों ब्रांचेस की करंट आ गई। आई बी डी देखें, बी डी है i2 प्लस i3, तो यहीं लिख रहा हूँ मैं आई बी डी इज इक्वल टू i2 प्लस i3। i2 कितना है, i2 5/8 प्लस i3 15/8, 15/8, तो ये आया बच्चों 20/8, 10/4 मतलब 5/2, ये 5/2 एम्पियर करंट है, 5/2 एम्पियर। अब देखिए इसमें आई डी सी इज इक्वल टू, डी सी कितनी हो जाएगी, डी से सी की तरफ नहीं, ये वाली करंट, ये करंट देखना चाह रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये i2 प्लस i3 जो है, i2 प्लस i3 हमने फाइंड की, ये वाली i2 प्लस i3, ये करंट कितनी थी, ये करंट आई है हमारी 5/2 एम्पियर, 5/2। और ये i1 कितना है, i1 भी 5/2 एम्पियर है, ये भी, ये वाली करंट भी 5/2 एम्पियर है। तो 5/2 माइनस 5/2 इक्वल टू 0, आई डी सी तो 0 हो जाएगी करंट। और ये आई बी ई या आई सी ई ये i3 के इक्वल है, तो ये तो सीधा ही हमें पता है i3 इक्वल टू 15/8 एम्पियर। ठीक है, सभी ब्रांचेज में करंट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। बस बच्चों इतना ही है, थैंक यू।